जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद मरियम में। आज हम साइंस का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये देख लेते हैं। इस कोशिका की खोज, विभिन्न जीवों में कोशिका का संगठन, सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन, बाह्य आवरण, जीवद्रव और कोशिका, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसी को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी और इस खोज को क्या बोला था, सेलुला बोला था। यहाँ पे कोशिका के कुछ संबंधित आपके प्रमुख खोजों के बारे में यहाँ दिया गया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। लुवेन हॉक ने क्या किया था, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी और पुरकिंजे ने क्या किया था, जीवद्रव शब्द का खोज किया था। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे याद करिएगा 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए कोशिका की विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले समझ लीजिए, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, कोशिका सेल्स के बारे में पढ़ा है। सेल जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। अगर हम बात करें कि कई कोशिकाओं से मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है, और कई ऊतकों से मिलने पर क्या बनता है, अंग बनता है, और कई अंगों से मिलने पर क्या बनता है, हमारी अंग शरीर बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको कि कई कोशिका, एक हाँ देखिए कई कोशिका के मिलने से क्या बनता है, आपके कई कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं, ऊतक बना देती हैं। कई ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं, अंग बना लेते हैं, और कई अंग मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे एक शरीर बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझते रहिएगा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। तो कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण, कई ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण, और कई अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले समझिए, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, मतलब ये बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जैसे जो हमें अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें मिलती हैं वो कैसे आती हैं, इसी से आती हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकती हैं। मतलब जो हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सबको पूरा करने के लिए कोई भी कोशिका जिम्मेदार होती है। तो यहाँ से आप तीनों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आप यहाँ से लर्न कर लेंगे। यहाँ से देख लेंगे कोशिका के जो विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरेला है, आपका ल्यूकोसाइट्स है, पैरामीशियम है। यहाँ इसमें से आप 1 या 2 याद कर लीजिएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ा ही हुआ है। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए विभिन्न जीवों में कोशिका का संगठन कितना होता है। देखिए जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकियों का जो जीवन होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका पर डिपेंड करता है, और बहुकोशिकियों का मैंने बताया, जैसे यहाँ पे क्या आपने देखा, यहाँ आपने देखा कि कई कोशिका जब मिलती हैं तो ऊतक बनते हैं, और कई जब ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनते हैं, और जब कई अंग मिल जाते तो शरीर बनता है। तो यानी कि जब हम किस प्रकार के प्राणी हुए, हम हुए बहुकोशिकीय। ठीक है, हम कैसे हुए, बहुकोशिकीय। तो समझ में आया, हमारे अंदर एक कोशिका नहीं, हमारे अंदर अलग अलग अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँखें, और ये सारे अलग अलग अंग हैं, और ये अलग अलग अंगों का निर्माण अलग अलग ऊतकों से हुआ है, और अलग अलग ऊतकों का निर्माण किससे हुआ है, अलग अलग कोशिकाओं से हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों में अंतर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से इसको लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एकल शरीर में सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न शारीरिक भागों का निर्माण में कार्य करती हैं। जैसे हाथ का कार्य अलग है, पाँव का कार्य अलग है, मुंह का अलग है, तो ये इन सब के लिए अलग अलग कोशिकाएं बनी हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक कोशिकीय में क्या हो जाता है आपका अमीबा, ये इसके उदाहरण याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीवों के अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में मानव आ जाता है, जो हम हैं, पौधे आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुकोशिकीय में आते हैं।
अब आते हैं कोशिकाओं के आकार एवं आकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। साइज ऑफ शेप ऑफ सेल्स। तो आपको देखते हैं ये आपको कई आकार की मिल जाती हैं, बहुभुजीय, आयताकार, बेलनाकार। इनके देखिए कई तरीके के हैं, इसमें से 2 या 3 आप लर्न कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन। देखिए इनका संगठन कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो कोशिकाएं होती हैं इनमें एक जीव द्रव भरा होता है। एक इनमें जो होता है आधार द्रव होता है, इसको जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कोशिकाओं का कोशिकांग होता है, ठीक। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कोशिका जो सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसकी जो संगठनात्मक इकाइयों में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है उसका बाह्य आवरण, कोशिका के जो आउटर मोस्ट सेल में क्या पाया जाता है। फिर उसका जो केंद्रक होता है, जीवद्रव में क्या होता है, और कोशिकांग क्या होते हैं। तो कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये चार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं, ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार और सुरक्षा से संबंधित होते हैं। जो उसका बाह्य आवरण होता है, किसी भी चीज़ की जो बाहर बाउंड्री होती है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के जो बाहर की बाउंड्री क्या करती है, आपके घर की सुरक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार से यहाँ जो इसका बाह्य आवरण होता है वो क्या करता है, उसके आकार और सुरक्षा से संबंधित होता है। उसी प्रकार जीवद्रव क्या होता है, जीवद्रव जिसमें जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। मान लीजिए कि आपका बीच का सेंट्रल घर जो हो गया आपका, ये जीवद्रव का काम कर रहा है, सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। कोशिकांग क्या होता है, ये कोशिका का महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए विशेषीकृत होती है। मतलब समझ रहे हैं। और उसमें जो घर में रहने वाले लोग हैं वो किस में आ गए, कोशिकांग में। तो बाह्य आवरण समझ में आया, घर के बाहर की बाउंड्री, जीवद्रव घर आपका जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपको खाना पानी मिल रहा है, और कोशिकांग घर में रहने वाले लोग जो अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिए ये 2 प्रकार का होता है, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, ठीक है। और कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है। ये किसी तरीके की जीवधारियों में नहीं पाई जाती, जैसे किसी जानवर में या इंसान में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ पौधों में पाई जाती है। जीवद्रव में क्या होता है, 2 होते हैं, कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक द्रव, ठीक है। और कोशिकांग में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका यहाँ से 1-2 पॉइंट है, आप इसको कर लेंगे। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से 1 या 2 लर्न कर लीजिएगा। इधर से भी आपका लयन का है राइबोसोम्स, ठीक है। अब इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, बाह्य आवरण में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, ये बस चारों तरफ पाई जाती हैं और ये अत्यंत पतली, लचीली, अर्धपारगम्य होती हैं। बस इतना लिख लीजिएगा, इतना ही काम का होगा इसमें, ठीक है। सभी कोशिकाओं में जीवद्रव के चारों एक पतली झिल्ली पाई जाती है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब उसके आते हैं इसके कार्य क्या होते हैं भैया। इसमें कार्य में भी मैंने बता दिया था आपको क्लास में, 1 या 2 कार्य इसके इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है और कोशिकांगों की सुरक्षा प्रदान करती है। अब आते हैं विसरण। विसरण क्या होता है भैया, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण यहाँ से यहाँ तक आप इसकी डिफिनीशन को समझ लेंगे। क्या हो जाएगा, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, हमारा विसरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ से इतना विसरण की परिभाषा आप लिख लेंगे। अब आता है परासरण की परिभाषा क्या आता है। देखिए यहाँ से इसकी परिभाषा समझ लीजिए, जल विलायक के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान में जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। विसरण और परासरण समझे। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, किसी चीज़ का फैल जाना। तो जैसे क्या हुआ, अब यहाँ क्या कह रहा है कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान के, सांद्रता मैंने आपको क्लास में बताया था, सांद्रता क्या होता है, किसी चीज़ का गाढ़ापन होना, ठीक है। जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें चीज़ें उतनी मेहनत से घुलेंगी। जैसे आपको मैंने चीनी पानी का एक एग्जाम्पल समझाया था कि आपने ग्लास में पानी लिया और उसमें चीनी की मात्रा आप लगातार बढ़ाते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें किसी चीज़ को आप नहीं घोल सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, उस मिश्रण की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है आपसे कि अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम। अब आपने क्या किया, उसी गाढ़े चीनी के घोल में से 1 चम्मच चीनी निकाल के आप 1 बाल्टी पानी में उसको जब डिज़ोल्व करेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, विसरण। जैसे आप
रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाते हैं ना, तो उसमें से आप रूह अफ़ज़ा को लेके क्या करते हैं, पानी में मिला लेते हैं, तो वो क्या होता है, रूह अफ़ज़ा का वो 1 चम्मच पूरे पानी में क्या होता है, विसरित हो जाता है, मतलब विसरण मतलब फैल जाता है। वहीं पराचरण का मतलब क्या होता है कि किसी विलायक के अणुओं को उनकी अधिक सांद्रता के स्थान पे अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, पराचरण कहलाता है। ठीक है, तो विसरण और पराचरण आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम कोशिका भित्ति की तरफ पढ़ लेते हैं। कोशिका भित्ति ये कोई खास ही नहीं, इम्पॉर्टेंट है। जीव द्रव को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीव द्रव समझ लीजिए क्या होता है। सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जालीनुमा द्रव भरा रहता है जिसे जीव द्रव बोलते हैं, और जीव द्रव को सर्वप्रथम कार्टी ने देखा था। ठीक है, किसने खोजा था, ये। तो सभी कोशिकाओं में अर्ध तरल जालीनुमा एक द्रव भरा था जिसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। जीव द्रव के मैंने आपको भाग ही बता दिया था अभी पीछे, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। ठीक है, इसके भाग ही आप लिख दीजिएगा, इतना ही काम हो जाएगा। अब जीव द्रव के कार्य क्या होते हैं भैया, कार्य भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना कभी पूछता नहीं है। ठीक, अब आप यहाँ से पादप कोशिका और जंतु कोशिका का यहाँ पे देखिए आपको चित्र बना हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप इसका चित्र आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, पादप कोशिका का चित्र है यहाँ पर और ये जंतु कोशिका का चित्र है। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं केंद्रक की तरफ। तो केंद्रक में भी कुछ खास पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोकांडिया की तरफ पढ़ते हैं। माइक्रोकांडिया इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये पॉइंट्स देखिए। माइक्रोकांडिया क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको माइटो का मतलब क्या होता है आपका धागा या सूत्र, और कांड्रिया का मतलब होता है कण। तो यानी कि कणिका में धागे नुमा संरचना को ही हम, इसका नाम एक क्या हो सकता है, सूत्र कणिका भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने खोजा था, कोलिकर ने खोजा था। ठीक, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। माइक्रोकांडिया का ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, धागे नुमा संरचना। ठीक है, इसको सूत्र कणिका भी बोलते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को शक्ति गृह भी बोलते हैं। आपसे पूछेगा किसको शक्ति गृह या बिजली घर बोलते हैं, तो माइक्रोकांडिया को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी संरचना दी गई है, माइक्रोकांडिया की संरचना, इसको आप अच्छे से बना लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं लवक की तरफ। लवक में आपको भी हरित लवक और आपको वर्णी लवक है। लवक का मतलब क्या होता है भैया, जो जो हमारे पौधे होते हैं, पादप कोशिकाएं, जिनमें हरा रंग पाया जाता है, तो ये हरित लवक के ही कारण पाया जाता है। ठीक है, अंतर्प्रदावी जालिका क्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए अंतर्प्रदावी जालिका जो होती है, ये केंद्रक कला जो होती है, केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, और इसका नाम किसने दिया है, पोर्टर ने दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंतर्प्रदावी जालिका की खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी बस। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका गोल्जी काय आता है। गोल्जी काय देख लीजिए क्या होता है, ये उच्च पादपों एवं जंतुओं में अंतर्प्रदावी जालिका द्वारा जुड़ी हुई एक महीन कणहीन चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय बोलते हैं, या आपका डिक्सटियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। और अब है, देखिए अब यहाँ से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आता है, लयन काय। लयन काय को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, ये याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं अक्सर। लयन काय में क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, हमने सब कुछ एक बार में डिस्कस कर लिया, और ये चैप्टर हमारा जो है ख़त्म होता है। अब हम अपने ये चैप्टर जो था जीवन की मौलिक इकाई, ये आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के, हमने उसको सारे डिस्कस कर लिए हैं। किसी तरीके का आपका कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट डे अपने चैप्टर में देखेंगे उतक और पादप उतक, उतकों में पादप उतक के बारे में देखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आपके जो भी सजेशन हो या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़िए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।